ओके, सो पूरी क्लास को राधे राधे। पूरी क्लास सीधे बैठ जाएगी, गुड इवनिंग बोलेगी। ऑलराइट, बस वही झकास वाली स्माइल लेके आओ जो शादी वाले दिन आएगी। गुड, कितने प्यारे प्यारे बच्चों। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आप सभी लोगों से ये बात पूछ रहा था कि कल कुछ क्वेश्चंस होमवर्क थे, किए आपने? आई थिंक AS22 पर थे, मैंने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बोले थे। तुम्हारा थोबड़ा देखकर तो लग नहीं रहा है मुझे किए हो। होमवर्क चेक कराऊं? जल्दी से बताओ किसने किसने नहीं किए। लिखने की भी प्रैक्टिस करने के लिए बोली थी। हाँ तो किए है ना? हाँ किया सॉल्व? तेरे में बहुत चेंज है दोस्त। आई विल प्रे फॉर यू यार, पास हो जाए इस बार। बहुत चेंज है। पिछले बैच में इतना बोलता था तेरे को जा नहीं रही थी वो चीज, और अब तो भाई ऐसे ही सिंसियर रहे, पास हो जाएगा। और मेरे से लिख कर ले जा, पास हो जाएगा। सिंसियर रहे बस। पेपर 100 मार्क का लिख के आना, पास हो जाएंगे। गंदा लगता है ना अभी बट हो जाएगा, चिंता मत कर, हो जाएगा। अच्छा कर रहा है अभी, जेन्युइनली अच्छा कर रहा है। पिछली बार गाली मैं ही देता था और इस बार अच्छा मैं ही बोल रहा हूं। अच्छा सुनते हो मेरी बात कुछ? राजा बेटा जी आपसे ये कह रहा था कि जिस जिस चीज की मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलूं प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है? ऑलराइट। तू क्यों हंस रहा है सक्षम? ही क्यों? अभी वही सारी है ना? ओके। अच्छा, शादी में कैसे हंसेंगे? तो ऐसा हंसेगा क्या? ओह सुना अभी मेरी बात ध्यान से। तो मैं आप सभी लोगों से ये कह रहा था कि कल सेगमेंट रिपोर्टिंग हमने शुरू किया था। सेगमेंट रिपोर्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट क्या होता है, कि एक बिजनेस होता है। तो पहला पार्ट थ्योरी हो गया, और वो बिजनेस क्या, मतलब वो बिजनेस रिस्क उसकी अलग रहेगी या उसकी ज्योग्राफिकल रिस्क अलग रहेगी। तो कल हमने कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस भी किया था जिसमें मैंने बिजनेस रिस्क रहेगी, तो मैंने टोबैको का और इसका एग्जांपल दिया ITC में, उनके बाकी के प्रोडक्ट का, होटल इंडस्ट्री का, उनके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। और जब मैंने ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बारे में बात करी तो मैंने आपको बताया था गूगल के बारे में। तो गूगल के प्रोडक्ट सेम है बट ज्योग्राफी के वाइज से रिस्क चेंज होती है। तो दो टाइप की सेगमेंट होती है, एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट और एक बिजनेस सेगमेंट। जब ये सेगमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसमें से कुछ सेगमेंट रिपोर्टेबल बनती है, और वो रिपोर्टेबल जो सेगमेंट बनती है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है। इट इज 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, और सेगमेंट रेवेन्यू विल इंक्लूड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेल्स। दूसरा फिर मैंने आपसे बात कही थी सेगमेंट असेट, मतलब जो टोटल सेगमेंट असेट्स है उसका 10% अगर किसी सेगमेंट में है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। और थर्ड जो मैंने आपको समझाया था दैट वाज अबाउट ऑल द सेगमेंट्स इन प्रॉफिट्स, उसका समेशन, ऑल द सेगमेंट्स इन लॉसेस, उसका समेशन, विच एवर इज हायर लेना है उसका 10%। कोई भी सेगमेंट इन लॉस और कोई भी सेगमेंट इन प्रॉफिट उस क्राइटेरिया के ऊपर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेबल सेगमेंट। एम आई कम्युनिकेटिंग? ये तीन चीज हो जाने के बाद में मैंने फोर्थ चीज बताई कि ये सेगमेंट सारे रिपोर्टेबल होने के बाद में उनके अंदर 90% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट होना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नहीं हुआ तो वो सेगमेंट भी क्या होता है? रिपोर्टेबल होता है। मतलब आपको एडिशनल सेगमेंट रिपोर्टेबल करना पड़ता है। और एक क्लॉज ऐसा था कि अगर पिछले साल कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल था तो इस साल उसका कंपैरेटिव देना पड़ेगा इंस्पाइट कि वो सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होगा इस बार। ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर तुमको 4 ही क्राइटेरिया ध्यान में रखने, 5वां क्राइटेरिया आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 5वें क्राइटेरिया पर क्वेश्चंस नहीं है। अब चले भी आगे। सो राजा बेटा जी कल मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेगमेंट एसेट, व्हाट इज सेगमेंट लायबिलिटी, व्हाट इज सेगमेंट इनकम, व्हाट इज सेगमेंट एक्सपेंस। इन सभी चीजों के बारे में बात करी थी। एग्रीड? तो ये 17 ओके तो जरा देख लेते बेटा जी। सो व्हाट इज द सेगमेंट? एक बार फटाफट फटाफट पढ़ कर खत्म करेंगे इसको। पहले एक काम करते, जो जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जी, दिस इज देयर ऑन पेज नंबर व्हाट 3। सो इसके अंदर क्या है बेटा जी? सेगमेंट रेवेन्यू क्या है? सो सेगमेंट रेवेन्यू मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, अलोकेबल रेवेन्यू फ्रॉम एंटरप्राइज कॉमन रेवेन्यू एंड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है वो भी लेंगे, और कुछ रेवेन्यू जो एंटरप्राइज की है बट अलोकेट हो सकती है सेगमेंट को तो वो भी लेंगे। एग्रीड? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? So what is not included is extraordinary items are not included. Okay? Interest and dividend is not included. इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर मुझे मेरी सेगमेंट का
इनकम या प्रॉफिट निकालना आनंद भांगड़िया का, तो आनंद भांगड़िया के प्रॉफिट में अज्यूम करो कि मेरी इनकम, पूरी इनकम अगर आप देखोगे तो एंटरप्राइज रेवेन्यू हो गई। उस एंटरप्राइज रेवेन्यू में आनंद भांगड़िया की टीचिंग से रेवेन्यू है, आनंद भांगड़िया को म्यूचुअल फंड से रेवेन्यू है, आनंद भांगड़िया को इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू है। आई एम ऑल्सो गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेंट, यस और नो, interest income. There are various income which I am getting, but boys and girls, when I am getting that interest, that is not going to represent what I am doing. If you want to judge me or if you want to understand what my department is performing well or not, so for that you have to consider my teaching revenue. And logically उन्होंने interest dividend को exclude किया है, unless उस segment का business finance business है। जैसे बैंक है तो उसमें लेंगे interest और dividend, से yes or no। जैसे बजाज फाइनेंस है तो उसमें लेना पड़ेगा, बट अगर मेरा जैसा बिजनेस है, एसपीसी जैसा बिजनेस है, तो उसमें इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम है, बट उससे सेगमेंट का क्या लेना देना, इसलिए उसको माइनस करते, उसको लेते नहीं। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेते। अब बेटा एक ट्रिक बता देता हूं, जब गेन नहीं लेंगे तो लॉस भी नहीं लेंगे एक्सपेंस में। दूसरी और एक ट्रिक बता देता हूं, अगर इनकम नहीं ले रहे तो उससे रिलेटेड एसेट भी नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं ले रहे हो, अब मान लो इन्वेस्टमेंट है, आनंद भांगड़िया का इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया जाएगा सेगमेंट एसेट में, यस और नो। इज दैट नॉट अ कॉमन सेंस? इट इज अ कॉमन सेंस। इनकम नहीं ले रहे तो उसकी एसेट क्यों लेंगे? एग्रीड। तो ये जरा देखो इधर, सेगमेंट एक्सपेंस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, अलोकेबल एक्सपेंस, इंटर सेगमेंट एक्सपेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे अनलेस एंड अंटिल इट इज द फाइनेंस सेगमेंट, से यस। फिर राजा बेटा जी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। इनकम टैक्स एक्सपेंस हाईलाइट कर दीजिए, डीटीए, डीटीएल, डेफर्ड टैक्स असेट, ये असेट में नहीं जाता है, और ना ही इनकम टैक्स सेगमेंट का एक्सपेंस है। सो इनकम टैक्स को आपको क्या करना होगा? एक्सक्लूड। और जनरल एंटरप्राइज एक्सपेंस, इसको भी नहीं लेंगे। बोलो हाँ या ना। क्या पूरी रसगुल्ले क्लास को बात समझ में आ गई? शैल आई प्रोसीड अहेड? नाउ यू आर हैविंग व्हाट? सेगमेंट असेट। सो सेगमेंट असेट में क्या है? ऑपरेटिंग असेट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल, ये लेने की है सेगमेंट असेट। इसमें ये गलत लिख दिया इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको काट देंगे क्या? सेगमेंट असेट में क्या क्या लिया? ये बेटा गलती से प्रिंट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सेगमेंट असेट में क्या आएगा? ऑपरेटिंग असेट आएगी, मतलब जो सेगमेंट से रिलेटेड है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आएगी, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू व्हाट? सेगमेंट। बट क्या नहीं आएगा? इनकम टैक्स असेट नहीं आएगा। असेट यूज फॉर जनरल एंटरप्राइज और हेड ऑफिशियल पर्पस, ये नहीं आएगा। अब जरा इधर ध्यान से सुनो, मैं इंटरेस्ट में क्या लिख रहा हूं, पूरी क्लास का ध्यान इधर। अगर सेगमेंट रेवेन्यू में इंटरेस्ट था तो उसको अर्न करने वाली असेट भी सेगमेंट असेट बनेगी। मतलब बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस बोल रहा है मेरी इंटरेस्ट इनकम है, तो उसकी सेगमेंट असेट में उन्होंने जिनको जिनको लोन दिया है वो भी तो असेट लेंगे ना। सो इफ इंटरेस्ट इनकम इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, then the related financial asset or investment will also be taken up. Point clear? वापिस से बताओ क्या? इंटरेस्ट रेवेन्यू लिया, ऊपर क्या लिखा? सेगमेंट रेवेन्यू में इंटरेस्ट लेना है क्या? नहीं लेना है। कब लेना है? जब वो फाइनेंसिंग बिजनेस है। तो फाइनेंसिंग बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे तो उसके रिलेटेड असेट भी लेंगे, बट अदरवाइज इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांस एक्सेट्रा आर ओनली इंक्लूडेड if related revenue is also included. Say yes. रिलेटेड रेवेन्यू इंक्लूड की तो रिलेटेड असेट भी इंक्लूड करेंगे। पॉइंट क्लियर? हालांकि इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि डेफर्ड टैक्स असेट माइनस होगी, इनकम टैक्स एक्सपेंस में नहीं लिया जाता। वैसे डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी सेगमेंट असेट और सेगमेंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करी जाती। पॉइंट क्लियर? सो ये हो गया बेटा जी। बेटा जी इधर क्या लिखा है? सेगमेंट लाइबिलिटीज, ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लेना है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। यस और नो? बेटा ये वापस गलत लिख दिया इधर। ओके, सेगमेंट लाइबिलिटीज में मैं भी आपको क्या लिखूं? अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिया है किसके अंदर? एक्सपेंसेस में। यहां पर अगर फाइनेंसिंग बिजनेस है तो हम क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। अनलेस फाइनेंसिंग बिजनेस का मतलब क्या? एक्सक्लूड बोला इंटरेस्ट, बट फाइनेंसिंग बिजनेस है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। अगर इंटरेस्ट लिया, इफ इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूडेड रिलेटेड
लाइबिलिटी विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। से यस, मेरी बात आपके जहन तक पहुंची? गुड। सो बेटा जी मैं आपसे पूछूं, अभी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इंक्लूड करेंगे? नहीं। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड करेंगे? नहीं। इनकम टैक्स एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे? नहीं। डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूड करेंगे? नहीं। जनरल पर्पस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन असेट यूज करेंगे सेगमेंट के लिए, मतलब उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं। कुल मिलाकर अगर एकदम ब्रीफली भी सोचोगे, कॉमन सेंस है, तो पता चल जाएगा कि जो उस सेगमेंट की रेवेन्यू को दर्शाता है उसी की असेट्स लेनी है। तो एक मान लेते हैं, एक कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। सो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की असेट क्या है? कार्स। उससे मिलने वाली इनकम, तो इनकम कार्स की ली तो असेट भी कार ली। अब वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर बड़ी है तो उनके इन्वेस्टमेंट भी तो होंगे ना, उसको अलग अलग इनकम भी तो मिल रही होगी ना। वो इनकम में नहीं जाएगी और वो रिलेटेड असेट भी असेट में नहीं जाएगी, क्योंकि हमें उस सेगमेंट की इनकम के बारे में बात करनी है जो कार से मिल रही है। इस एंगल से सोचोगे तो अपने आप आंसर आएगा। हां, कुछ चीजें उन्होंने बताई, इनकम टैक्स लेना ही नहीं है, इनकम टैक्स को एक्सपेंस नहीं मानना है, क्योंकि वो सेगमेंट का कंट्रोल का चीज नहीं है। इनकम टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यस सर। सो इनकम टैक्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सेगमेंट। जैसे अभी टोबैको, अब जाहिर सी बात है टोबैको का टैक्स बहुत ज्यादा रहेगा यार, उनका एफएमसीजी या होटल इंडस्ट्री का टैक्स कम रहेगा, या फॉर एग्जांपल उनके अंदर उनका ये रहेगा, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर कंपनी रहेगी, तो ऐसा हो सकता है कि वो टैक्स फ्री हो। टैक्स का उनका क्या रोल है सेगमेंट कमाने में, रेवेन्यू कमाने का? यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, इसलिए ध्यान रखना कि टैक्स को कभी इंक्लूड नहीं करना है। टैक्स के रिलेटेड कोई एसेट नहीं, इन्वेस्टमेंट की भी कोई इनकम नहीं लेना, ना इन्वेस्टमेंट को लेना। इज दैट ओके? ऑलराइट, ये हो गया। बेटा जी ये पता चला, रेवेन्यू एटलीस्ट 10%, प्रॉफिट और लॉस एटलीस्ट 10%, इन सेगमेंट एसेट एटलीस्ट 10%। एग्रीड? ये मैंने क्या गड़बड़ बोल दी थी? मैंने 90% बोला था ना? मुझे तो 90% ही याद आ रहा है। मैंने 90% बोला था ना, इधर 75% लिखा है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या मुझसे? एक 2 मिनट दे दो। ऐसे एक 2 मिनट दे रहे। बैरट ये 17 किधर है? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये मेरे से कोई तो परसेंटेज में गड़बड़ गई, आई एम सॉरी। 75% है, पता नहीं 90% कहाँ से रही। मैं आज भी 90% ही बोल रहा था, कल भी मैं 90% बोला था, आई एम सॉरी। सो इट इज 75% है। सो मतलब अगर एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% रिपोर्ट नहीं हुई तो आपको और सेगमेंट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, इवन इफ 10% थ्रेशोल्ड इज नॉट मेट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने उसको कितना बोला था, 90% है, कितना 75%। कल हमने कुछ लिखा था क्या इसके बारे में? जिन्होंने लिखा होगा वो चेंज कर दो, एक्सटर्नल रेवेन्यू 75%, इट इज नॉट 90%, आई एम सॉरी। चले भी आगे। ऑलराइट, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सी होती है? एक प्राइमरी होती है, बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट, विच एवर इज द प्रीडोमिनेंट नेचर, वो आएगा। और अगर मान लो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी सेगमेंट मानोगे। प्राइमरी सेगमेंट की रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो पार्ट, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बस बात खत्म। ये इधर बेटा जी उसका डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन बेटा जी मैं सारे क्वेश्चन करके आने के बाद में इसको आके पढ़ूंगा, चलेगा? और एक और क्वेश्चन आता है बेटा जी कि सेगमेंट की रिपोर्टिंग कैसे होती है। सेगमेंट की क्या रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्ट कैसे बनती है, एक क्वेश्चन आया था, तो वो भी एक डील करेंगे। सो बेटा जी पहले आ जाओ, आईसीआई इलस्ट्रेशन 1, आर वी देयर? सो प्लीज पढ़िए इसको।
बेटा सेगमेंट असेट 40, 80 है, 200 है क्या? इसमें कोई लफड़ा नहीं है बेटा। 200 का 10% कितना है? 20 है क्या? तो पहला वाला रिपोर्टेबल है, दूसरा वाला रिपोर्टेबल है, तीसरा वाला रिपोर्टेबल है, P20 है रिपोर्टेबल है, Q भी रिपोर्टेबल है, और R क्राइटेरिया 1 के हिसाब से नॉट रिपोर्टेबल है। दूसरा बेटा जी सेगमेंट रिजल्ट है, बट हमें क्या देखना पड़ता है? लॉस का कितना है? 200 है क्या? बोलो भैया, लॉस इज 200 और प्रॉफिट कितना? 50, 10, 60, 60, 10, 70, 70, 30, 100, प्रॉफिट 100, विच एवर इज हायर। सो कैन आई नॉट से 200? 200 का 10% 20 है क्या? मतलब पहला वाला रिपोर्टेबल है, दूसरा वाला रिपोर्टेबल है, नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल और रिपोर्टेबल। मतलब क्राइटेरिया नंबर 2 में सेगमेंट M, सेगमेंट N एंड सेगमेंट R इज रिपोर्टेबल। एग्रीड? देन राजा बेटा जी 1200 है सेगमेंट रेवेन्यू, 1200 का 10%, 120 पहला वाला रिपोर्टेबल, दूसरा वाला रिपोर्टेबल, O नॉन रिपोर्टेबल, P नॉन रिपोर्टेबल, Q नॉन रिपोर्टेबल, R नॉन रिपोर्टेबल। एग्रीड? सो ये देख लो, इसके हिसाब से आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ असेट क्राइटेरिया ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट R आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। बराबर है? ये असेट क्राइटेरिया है, R को छोड़कर बाकी सब रिपोर्टेबल है क्या? दूसरा वाला देख लो बेटा जी, एज पर टर्नओवर क्राइटेरिया, टर्नओवर इधर है क्या बेटा जी? सेगमेंट रेवेन्यू, उसमें सिर्फ 2 रिपोर्टेबल है, M और N। सो देख लो M और N रिपोर्टेबल है क्या? एंड एज पर द रिजल्ट क्राइटेरिया विच ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल? M, N, R इज रिपोर्टेबल। एग्रीड? बट ये ऐसा तो लिखकर नहीं चलेगा, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा इसका आंसर? सो फैक्ट्स ऑफ द केस छोड़ देना। एज पर AS 17 segment reporting, a business segment or geographical segment should be identified as a reportable segment if revenue from sales to external customer and from other transaction with other segment, मतलब कुल मिलाकर external and internal revenue is 10% or more of total revenue, external and internal of all the segments. लिख पाएंगे? If the its segment result whether profit or loss, its segment result whether profit or loss is 10% more of combined result of all segment in profit or combined result of all segment in loss, whichever is greater in absolute amount, yes or no, or segment assets are 10% or more of the total assets of all the segment, and if the identified segment does not report 75% of the external revenue, then management has to identify more segment as reportable segment. Yes or no? तो देख लो, if the total external revenue consists less than 75% of total enterprise revenue, additional segment should be identified as reportable segment even if they do not meet the 10% threshold until at least 75% of the total enterprise revenue, external revenue is included in the reportable segment. Agreed? और उसके बेसिस पर बेटा जी एनालिसिस कर ये बताया और फिर ये बता दिया all the segments are covered in at least one of the above criteria and hence all the segments are what? Reportable segment. आपको बता दूं, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया इस पार्ट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। तुम्हें पता है ये आंसर सबको आता है, लिखने नहीं आता है। तो तुमको मैं 5 से 5 मार्क चाहिए और मुझे पता है इस चैप्टर में इस क्वेश्चन पर धनाधन क्वेश्चन आते हैं। इसको एक बार शांति से पढ़ लो और ये आंसर मेरे पास रिप्रोड्यूस कर बताओ, और एग्जाम में जाने के पहले भी इसको याद करके जाना। ये वाली 4 लाइनें पढ़ लो एक बार शांति से, फिर आपका समय शुरू करूंगा अब। Your time. ताई तुम्ही बुक का नाही आणत हो? अच्छा, मी नाही सांगितलं ना. वाचलं तुम्ही प्रश्न? उत्तर वाचलं? 100% लिहू शकाल? ठीक आहे, मी थांबतोय अजून. वाचा.
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन ये रहा। अरे मेरे आंसर लिख दिया इधर। तू 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 तारा। सर सेगमेंट रिजल्ट वाला फिर से बता दो बेटा। हमने क्या करना है, सारे सेगमेंट इन प्रॉफिट ले लेने हैं। जैसे इसमें दो है एन और क्यू, उसकी टोटल आई 200 और सारे सेगमेंट इन प्रॉफिट ले लेने, उसकी टोटल आएगी 100। विच एवर इज हायर लेने का और उसका 10% लेकर कंपेयर करने का। जो कोई भी उस थ्रेशोल्ड से ऊपर है वो रिपोर्टेबल है। फिर वो प्रॉफिट में रहने दो या लॉस में रहने दो। पेन कुड़े बे। सर 75% का बताओ बेटा। एक्सटर्नल रेवेन्यू आपकी कम से कम 75% रिपोर्ट होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में कर कर बताता हूं, ठीक है। गिली का भाई को चार्जिंग को लगाना था ना इसको। कोई बात नहीं, वाइफ फर्स्ट। हाँ बायको फर्स्ट नाही का? कुठे आहे ती मग? गेली का? तिला चॉकलेट दिलं का नाही? तू क्यों गिन रहा है? तू पुडी कितनी बार खाता है?
6th minute going on. झालं ताई? You need to improve your presentation a little bit. Because मार्क्स देखे, मुझे जो आंसर लिखे उसके मार्क्स नहीं मिले, मुझे बुरा लगा उसके लिए. The most sad part of CA is if you write an answer and you don't get marks. That's not good. That's something you should work definitely on. Never ever accept it lightly. Find out what are the mistakes. What you have not done is okay. What you have done and you have not got the marks is not okay at all. ए बच्चों, हुआ क्या? आंसर लिख पाए आप? ये शैल वी प्रोसीड अहेड नाउ बेटा जी, अभी आपने जैसे भी लिखा होगा, मुझे नहीं पता आपने कैसे लिखा, बट मैंने आपके दिमाग में, जहन में ये भर दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं. चलू ना आगे? आर वी ऑल श्योर ना? अभी मैं इसका प्रमाण देता हूं. अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वाज आस्क्ड इन May 18. ओके, May 18 is related to it. करते अपन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 4 was related to it. Question number 5, May 22 is also related to it. Question number 6 is related to it, May 23. And if you see the exam question, November 2019 also they asked the similar question, and November 20 also they asked the similar question. तो साला मैं बैंडी ज्यादा चीज का मेहनत क्यों करूं? सेगमेंट रिपोर्टिंग में जब से मैं देख रहा हूं, तब से मुझे यह पता चल रहा है कि क्वेश्चन इस पार्ट पर सबसे ज्यादा आता है 10% थ्रेशोल्ड वाले पर. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं हम और दूसरे क्वेश्चन नहीं लेंगे, बट इसका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख नहीं करेगा. ये आप जाके वेरीफाई कर सकते हो. नवंबर 20 में आया था, नवंबर 19 में आया था, फिर देन May 23 में आया था, देन इट वाज आस्क्ड इन May 22, देन इट वाज आल्सो आस्क्ड इन Jan 21, एंड देन रसगुल्ला इट वाज आस्क्ड इन May 18. May 18 में थोड़ा सा ट्रिकी था. सो ट्रिकी क्या था मैं आपको बता देता हूं. मैसर्स नेथन लिमिटेड हैज 3 सेगमेंट्स, नेमली P, Q and R. The assets of the company are 15 crore. Segment P has 4 crore, segment Q has 6 crore, and segment R has 5 crore. Deferred tax included in the assets of each segment are 1 crore, 0.9 crore, and 0.8 crore. Now the logic is very simple. DTA is not a part of segment asset, we have already seen it. Deferred tax asset is not a part of segment asset. So what are we going to do? We are going to subtract that from each of the segment and then take the total. तो ये देखो इन्होंने क्या किया, जो सेगमेंट के इंडिविजुअल असेट्स दी थी 4, 6, 5, एग्रीड, उसमें से डीटीए क्या किया, माइनस, और इधर आ गया 3, 5.1, 4.2 और 12.3 आ गई. नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 3 डिवाइड बाय 12.3, 24% आ रहा है क्या?
तो बेटा जी क्या आपको लग रहा है कि सारी की सारी सेगमेंट 10% क्राइटेरिया के ऊपर है? हाँ या नहीं? क्योंकि बेटा जी 10% क्राइटेरिया कितना आएगा? 1.23 आएगा ना। 1.23 के ऊपर गए तो यू आर अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, यस और नो? तो सारी सेगमेंट 1.23 के ऊपर है क्या? दे आर ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट, से यस और नो? तो उधर नीचे उन्होंने लिख दिया thus all the three segments hold more than 10% of the total asset, all the segments are reportable, yes or no? कोई क्वेरी इसमें? सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगता है हो जाएगा आपसे। मैंने कल भी बोला था कि आप बुक लेकर मत आना, आज मैं ऐसे ही करा दूंगा ओरली। क्वेश्चन 3 हो जाएगा। उसमें क्या करना है? सिर्फ माइनस करना है डीटीए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा जी, एकदम फालतू क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने किया वैसा ही वाला क्वेश्चन है, चेक करो। 160 है बेटा जी टोटल असेट, इसका 16 बेंचमार्क आता है, रिपोर्टेबल 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 नॉट रिपोर्टेबल। अब बेटा जी 190 प्लस 10 ऑल द सेगमेंट इन लॉस 200 है, 10 प्लस 10 प्लस 30 50 को छोड़ो, 200 का 10% कितना आएगा? 20। जो भी 20 है 20 के ऊपर है रिपोर्टेबल है। सो ये रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल एंड रिपोर्टेबल। एग्रीड? अगला वाला देख लो बेटा जी, सेगमेंट रेवेन्यू 900 है, इसका 10% आता है 90। पहला रिपोर्टेबल, दूसरा नॉट रिपोर्टेबल, तीसरा नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल, यस और नो? बस देख लीजिए, अभी उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आएगा। रेवेन्यू के हिसाब से सिर्फ पी रिपोर्टेबल था क्या अपना? रेवेन्यू के हिसाब से सिर्फ पी, और रिजल्ट के हिसाब से पी और टी। रिजल्ट के हिसाब से सिर्फ पी और टी, और एक्सेप्ट टी सारे रिपोर्टेबल थे एज पर दी एसेट क्राइटेरिया। वेरी गुड भाग्येश, कीप अप द गुड वर्क। या यू शुड कीप द गुड वर्क बेटा, यू डू ग्रेट जॉब। यू सी now you have got May 22 exam. In May 22 exam, do you have profits and the losses given to you? Take all the segments in profit, take all the segments in the losses, bifurcate them, take higher of them. So what is higher बेटा जी? 175 प्लस 20 प्लस 105, मुझे तो यही हायर दिख रहा है 300। सो 300 का 10% इज हाउ मच? 30। रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल और रिपोर्टेबल, बी और डी नॉन रिपोर्टेबल है। यस सर नो? सो ये देख लो, यस नो यस नो यस, गुड। ये करना तो एकदम परफेक्ट सीखे हो। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा क्या भाई? फालतू क्वेश्चन है। 6 के बाद ये क्यों क्वेश्चन नंबर 2019 का आ जाएगा क्या? सेम टाइप का क्वेश्चन है ना? और नवंबर 20 का ये क्वेश्चन भी आ जाएगा क्या? आपसे निवेदन है, स्ट्रेटेजी पर फिर से काम करो, जाके चेक करो जो मैं बता रहा हूं वो सही है कि गलत है। तुम मुझे बोलेंगे सर रिवीजन बैच में आपने ऐसे प्रकार के क्वेश्चन क्यों लिए? क्योंकि इस एएस में रिवीजन बैच के हिसाब से मुझे यही बोलना है बच्चों को, इस पर ही फोकस करो, ठीक है? आगे बढ़ जाए अभी। अबे कितने एग्जाम में कब से देखते आ रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस में यही क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगला बताता हूं बेटा जी, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। क्या बोला मैंने? इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। सो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू का रूल समझ लीजिएगा। उसमें आप एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को माल बेचेगी तो कितने में बेचेगी, ऐसा कोई भी रूल एएस 17 नहीं देता। एएस 17 बोलता है पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरनल सेल है। तो हम आपको कॉस्ट पर भी बेच सकते हैं, हम आपको कॉस्ट प्लस 10% भी बेच सकते हैं, हम आपको मार्केट प्राइस के ऊपर भी बेच सकते हैं, मार्केट प्राइस के नीचे भी बेच सकते हैं। देखो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तुम कितने में ट्रेड करोगे या कैसे ट्रेड करना है, दिस एएस 17 से आई डोंट हैव दैट पावर। आई कैन ओनली टेल यू दैट इट शुड बी कंसिस्टेंट। मतलब तुम किसी एक सेगमेंट को रिपोर्ट करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो
कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर ईयर ऑन ईयर। तो ये देखो, ये मई 22 के आरटीपी में क्वेश्चन था ये, और शायद एक बार एग्जाम में भी आया था। द कंपनी हैज इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%। एट व्हाट? कॉस्ट लेस 10%। द मार्केट प्राइस आर जनरली 20% अबव कॉस्ट। मतलब बाजार में बेचा तो कितना बे? कॉस्ट के ऊपर 20%, बट इंटर सेगमेंट किया तो क्या? कॉस्ट के नीचे 10%। लॉस में डाल रहे अपन। You are required to examine whether the policy adopted by the company is correct or not. AS 17 does not have a power to define at what rate it should be transferred. AS 17 only says that it should be consistent. Yes or no? अब AS 17 कैसे बोलेगा कि भाई साहब दूसरे सेगमेंट को कितने में ट्रांसफर करना? उसकी ताकत ही नहीं है। सो देखो, एंटरप्राइज कैन हैव इट्स ओन पॉलिसी for pricing inter-segment transfer, and hence inter-segment transfer may be based on cost, below cost or market price. However, whichever policy is followed, the same should be disclosed and applied consistently. In the given case, inter-segment pricing policy adopted by the company is correct if followed consistently. Did I communicate well to you all? Now, there is one more question about the primary segment. How it is reported? उसका segment reporting का कोई format नहीं है। जैसे शेड्यूल 3 है तो फॉर्मेट है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि उसके रिपोर्टिंग पर एक आध बार क्वेश्चन आए तो आ सकता है, इट माइट कम फॉर 10 मार्क्स। तो उसके लिए हम एक बार देखेंगे कि क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है AS 17 के। आपको ये प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, ये बता देता हूं, ठीक है ना? कौन सा है? प्राइमरी रिपोर्टिंग। और मैंने आपको बताया था सेकेंडरी में इससे कम इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्राइमरी मतलब जो भी मेन सेगमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा दी जाती है, मतलब ज्योग्राफिकल है या बिजनेस सेगमेंट मेन है। सो उसका क्या दिया जाता है? सेगमेंट रेवेन्यू क्लासिफाइड इनटू सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स। मतलब आपको प्रत्येक सेगमेंट की रेवेन्यू देनी है और वो रेवेन्यू एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देनी है। भेजे में मगज में बात गई। दूसरा, सेगमेंट रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एक्सपेंस नहीं दिया तो ट्रिक कैसे याद रखने का? सेगमेंट रेवेन्यू के बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और फिर क्या? रिजल्ट। थर्ड, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द सेगमेंट असेट। असेट के बारे में बताओ। टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटीज। टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर सेगमेंट असेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। मतलब जो कुछ भी फिक्स एसेट में एडिशन होगा वो दिखाओ। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इंक्लूडेड इन द सेगमेंट रिजल्ट फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट एसेट फॉर द पीरियड। कुल मिलाकर लॉजिकली ये बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कितना वो बताओ हर एक सेगमेंट में। सो पहला रेवेन्यू, दूसरा रिजल्ट, तीसरा असेट, चौथा वाला लाइबिलिटीज, पांचवा वाला डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पांचवा वाला और एक पॉइंट था एडिशन इन फिक्स्ड एसेट। से यस। आगे चलते। टोटल अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट एसेट दैट वर इंक्लूडेड इन सेगमेंट एक्सपेंस एंड देयरफॉर डिसाइडेड और डिडक्टेड इन मेजरिंग द सेगमेंट रिजल्ट। मतलब और भी कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर रहेगा तो उसका प्रेजेंटेशन अलग से करो। मेजर सिग्निफिकेंट, इसके अलावा और कुछ आइटम्स है। हाँ, 44th पैरा में यह बोला है एन एंटरप्राइज दैट रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज। मतलब अगर किसी एंटिटी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना है अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ अ सेगमेंट need not disclose depreciation and amortization expense and non-cash expense such as such segment pursuant to paragraph 7 and G of para 40। मतलब जो सेगमेंट कैश फ्लोज बताती है उनको ऊपर के दिए गए डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंडिचर नहीं दिखाया तो भी चलता है। पढ़ लो लाइन क्या ली। एन एंटरप्राइज दैट रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज arising from operating, investing and financing of a segment need not disclose depreciation and amortization expense and non-cash expense of such segment pursuant to sub paragraph F and G of para 40। para 40 ऊपर था, उसके अंदर बोला था कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और नॉन कैश एक्सपेंडिचर को दिखाओ, ऐसा बोला है ना।
बट अगर कोई कैश फ्लोज दिखा रहा है, उसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर तो उसको रियायत दी गई है कि आप नॉन कैश एक्सपेंडिचर मत दिखाओ। आपके लिए पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ पैरा 46 रिलेवेंट है। पैरा 46 ये बोलता है कि बेटा जी सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल है। रिपोर्टेबल में सारी चीजें रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि 75% रेवेन्यू तक ही रिपोर्ट करना है। रिपोर्टेबल सेगमेंट कम रहती है, राइट, बट एंटरप्राइज की रेवेन्यू हो सकता है उससे ज्यादा है। सो देयर आर टोटल 10 सेगमेंट्स, आउट ऑफ विच 6 आर रिपोर्टेबल, तो 4 आर नॉट रिपोर्टेबल। सो 4 का जो रेवेन्यू वो एंटरप्राइज का तो रेवेन्यू है ना, तो उसको बोलते हैं रिकंसाइलिंग आइटम। रिकंसाइलिंग आइटम मतलब एंटरप्राइज की रेवेन्यू है मान लो 1000 और रिपोर्टेबल सेगमेंट में रेवेन्यू रिफ्लेक्ट हो रही है 800, तो रिकंसाइलिंग आइटम कितना हो 200। रिकंसिलेशन देना पड़ता है, वो मैं अभी आपको प्रॉब्लम बताऊंगा तब पता चलेगा। तो क्या लिखा बेटा जी, एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट अ रिकंसिलेशन बिटवीन information disclosed for reportable segments and the aggregated information in the enterprise financial statement. enterprise financial statement मतलब शेड्यूल 3, जिसके अंदर टोटल आता है, टोटल रेवेन्यू आता है, टोटल लाइबिलिटीज आती है, टोटल असेट आती है। सेगमेंट असेट और सेगमेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगी, सिर्फ सेगमेंट की आएगी, समझे। सो समेशन ऑफ ऑल द सेगमेंट, उसको कंपेयर करना एंटरप्राइज के साथ, जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, रिकंसिलेशन। यस हे राजा बेटा जी, अब एक बार बताओ कौन सी रेवेन्यू, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू दोनों दिखाएंगे। सेकंड क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट के बाद में क्या है, असेट्स, असेट्स के बाद में क्या, लाइबिलिटीज, एडिशन टू फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर इफ इट इज मेजर। फिर नीचे क्या लिखा हमने, रिकंसिलेशन भी दिखाना पड़ता है विथ एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया मैंने, ये आपके आईसीआई का क्वेश्चन है और मुझे लगता है एक आध एग्जाम में आएगा, धमाका मचा के जाएगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को लिया। आज तक नहीं पूछा गया सिवाय सीए फाइनल के एक पेपर में, बहुत अर्लियर स्टेज पर, तब कोई बच्चा लिख नहीं पाया था, क्योंकि सब बच्चे 3 कंडीशन रट के जाते थे, धनाधन डाल दी गूगली, 10 मार्क के लिए आया था सीए फाइनल में। तो अगर गूगली आई तो आपको भी आ सकती है, इसीलिए मैंने बोला कि कहां रिस्क लेंगे सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अभी भी आपको टफ लगेगा इतना करने के बावजूद भी, बट इसको सिंपल करने का मेरे पास एक तरीका है। तुम 2 चीजों को साइकोलॉजिकली डिवाइड करोगे, एक लॉजिक और एक फॉर्मेट। फॉर्मेट टफ है, इसीलिए पहले हम क्या देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। या पहले आप बोल दो कि सर आपने जो जो चीजें बताई थी, अभी हमको 7-8 पॉइंट बताए थे, वो 7 पॉइंट बता दो हमको, हम उससे फिर फॉर्मेट को जोड़ेंगे। या पहले फॉर्मेट पढ़ेंगे और फिर उसमें लॉजिक जोड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले लॉजिक देख लेते हैं, फिर फॉर्मेट देखेंगे। दोनों को मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम टफ लगेगी। इसमें लॉजिक सिंपल है, फॉर्मेट थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर्मेट को बाद में करेंगे तो हो जाएगा। तो एक बार जरा देखो, तो अभी कोई फॉर्मेट पर ध्यान देने वाला क्या, कमी ना नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, प्रिपेयर सेगमेंटल रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफायर्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनीज 3 डिवीजन एंड द हेड ऑफिस। तो उनके कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन, और एक क्या है, एचओ। नाउ फोर्जिंग शॉप डिवीजन, ब्राइट बार डिवीजन, फिटिंग डिवीजन। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इनके मुझे क्या दिए हुए, सेल्स दिए और सेल्स का ब्रेकअप दिया है। ये इंटर सेगमेंट है और ये एक्सटर्नल है, बोलो ना हाँ। ये इंटरनल है और लास्ट वाला रवांडा का एक्सटर्नल है, मालदीव्स का एग्रीड। यदि आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि सेगमेंट की रेवेन्यू बताओ और क्या बताओ, एक्सटर्नल और इंटरनल का ब्रेकअप। तो टोटल रेवेन्यू और एक्सटर्नल भी दिखाना पड़ता है। तो बेटा जी अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसकी फोटो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फोटो ले लो जल्दी से, अगर क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास, ठीक है। सो बेटा जी मैं नीचे आया और इधर रिपोर्टिंग चालू करी। सो पर्टिकुलर्स में बेटा जी पहला है सेगमेंट रेवेन्यू। क्या हमने सेगमेंट रेवेन्यू पढ़ा था, इसमें लिखा सेल्स, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मिला के एक्सटर्नल बनेगा क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्टली एक्सटर्नल लिखो, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड का बैर टेक्स्ट पढ़ा है, उसने बोला एक्सटर्नल और टोटल रेवेन्यू। सेल्स, सो बेटा जी उन्होंने एक्सटर्नल सेल्स बताया, फिर इंटर सेगमेंट सेल्स बताया, और बेटा जी हमें क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू मिला क्या, बोलो ना हाँ। ए झंडूबाम सुनते, एंटरप्राइज के रेवेन्यू में गधेड़े बच्चे के जैसे बात नहीं करने का कि एक सेगमेंट ने दूसरे को बेचा तो वो एंटरप्राइज की रेवेन्यू हो गई।
लोग दूर दूर से पथरा मारेंगे। हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, AS 9 के हिसाब से रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू आउटसाइडर। व्हेन वी आर डूइंग इंटर सेगमेंट, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए सेगमेंट के लिए रेवेन्यू है, बट एंटरप्राइज के लिए वो रेवेन्यू नहीं है। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको रिकंसिलेशन देना पड़ता है, इसलिए जितना भी इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है उसको कैंसिल करेंगे। दिसता है इंटर सेगमेंट 4620 दिसता है क्या रे बाड़या? सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर, टोटल रेवेन्यू आपकी कितनी थी 10,800 प्लस 345 प्लस 270 माइनस 4620। सो बेटा जी कितना है 6795। कुल मिलाकर आपको सिर्फ आउटर कॉलम में एक्सटर्नल रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा। जो इंटरनल सेगमेंट रेवेन्यू है वो रिकंसिलेशन में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो एंटरप्राइज की रेवेन्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि AS 9 सेटिस्फाई होता ही नहीं है। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू आउटसाइडर। याद आ रही? अच्छा, तुमने पहला क्या बोला था मुझे? सेगमेंट रेवेन्यू। फॉर्मेट को मत देखो, मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लॉजिक्स पर चलते चलो। ये सेगमेंट रेवेन्यू क्लियर है। दूसरा कौन सा है? रिजल्ट। तो चलो आओ ऊपर चलते हैं। बेटा जी मेरे पास इनके रिजल्ट दिख रहे, प्री टैक्स, अंडरलाइन द वर्ड प्री टैक्स। बोला तो था टैक्स नहीं लेते तुम। सो 240, 30 और 12 है क्या लॉस। और राजा बेटा जी इधर एक अड़चन ये है कि इन्होंने बताया नहीं कि ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है। क्वेश्चन जब ऐसा आएगा तो अज्यूम कर लेना कि जो डिवीजन है वो रिपोर्टेबल है, समझे? तो बेटा जी 240, 30 और 12 सेगमेंट रिजल्ट दिखाना पड़ेगा ना। ये देख लो सेगमेंट रिजल्ट गिवन 240, 30 एंड 12 से यस। बट बेटा जी ये सेगमेंट के रिजल्ट हुए, हमें इसका रिकंसिलेशन किसके साथ करना पड़ेगा? HO के साथ करना है। तो इन सेगमेंट रिजल्ट में से जो HO के एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद में ही तो एंटरप्राइज का प्रॉफिट मिलेगा। से यस। सो सर एंटरप्राइज के एक्सपेंसेस दिए क्या? दिए नहीं, इधर हेड ऑफिस कॉस्ट दिए क्या और इंटरेस्ट कॉस्ट भी दिए क्या? अगर आपको याद होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट हम फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेते अनलेस एंड अनटिल इट इज द फाइनेंसिंग एंटिटी, तो एक्सपेंस में नहीं लिया होगा। तो ये बट एंटरप्राइज के इसमें तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस देयर, फॉर सेगमेंट इट इज नॉट एन एक्सपेंस, तो सेगमेंट के रिजल्ट में नहीं आया होगा। और हेड ऑफिस की कॉस्ट एग्रीड ये भी नहीं आई होगी। सो बेटा जी एक बार टोटल लो 72 प्लस 36 प्लस 36, ये है क्या हेड ऑफिस की कॉस्ट? तो ये कितनी होगी बेटा जी 144 और ये वाली भी लो 682, 16 हो गई क्या? एग्रीड। तो ये देखो इधर उसके बाद में आपने सेगमेंट रिजल्ट लिखा 258, 144 आया, उसमें से लेस किया इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 98। ये आपने आउटर कॉलम में रिकंसिलेशन में लिखा, सेगमेंट का इसका साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली पैरा 46 गेम करने लग गया। पैरा 46 क्या बोलता है? रिकंसिलेशन दिखाओ, समझे? पक्का? अच्छा मुझे बताओ आपका क्या क्या था? पहले सेगमेंट रेवेन्यू, फिर रिजल्ट, फिर असेट। अब देखो असेट दिए गए, इधर फिक्स्ड असेट दिए ना, और करंट असेट्स भी दिए। से यस। तो बेटा जी तीनों को टोटल लेकर बताऊंगा क्या? आई एम सॉरी मैं गलत पढ़ लिया। कमी नहीं। हाँ इधर, ये इधर है देखो सेगमेंट, एग्रीड। और ये HO का ये रिकंसिलेशन आइटम आएगा। सो ले लो 300 प्लस 180 कितना आएगा? 480, 60 प्लस 60 120 और 180 प्लस 135 जो भी आ रहा है 215 आ रहा है शायद से, नहीं 315। ये दिख रहा है कि भाई फिक्स्ड एसेट। सो इंफॉर्मेशन रिलेशन टू असेट्स एंड लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट और नेट करंट असेट्स, एग्रीड। ये टोटल लिया, एग्रीड। ये टोटल सेगमेंट एसेट आ गई। अनअलोकेटेड कॉर्पोरेट एसेट रिकंसिलेशन में आउटर कॉलम में दिया और टोटल ले ली कि हमारी इतनी टोटल एसेट्स है। एम आई कम्युनिकेटिंग? चले आगे। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों आपके पास क्या है? असेट के बाद में क्या लायबिलिटीज है क्या? ये लायबिलिटीज दिखा देंगे बेटा जी 30, 15 और 180, ये सेगमेंट लायबिलिटी है। और 57 क्या दिखाएंगे? रिकंसिलेशन आइटम, क्योंकि वो HO का है।
ये लाइबिलिटीज दिखाई बेटा, और ये 57,282। अगर आपको याद होगा सेगमेंट लाइबिलिटीज की, हेलो हेलो, अगर आपको याद होगा तो सेगमेंट लाइबिलिटी के बाद में हमारे पास और आइटम थे जिसका नाम था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड एडिशन टू फिक्स्ड एसेट। उसका कोई डिटेल्स नहीं दिया है तो हमने प्रेजेंट नहीं किया, सही सर नो? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कुछ नहीं दिया था, तो ये सेगमेंट रिपोर्ट बन गई। तो अब अगर आप रेडी हो तो मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। तो पहले आपके दिमाग में ये क्लियर कर लेना डिस्क्लोजर्स कितने हैं, स्टोरी बना लेना कि एक आदमी को क्या चाहिए, रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने, रेवेन्यू के बाद में क्या आता है, रिजल्ट, रिजल्ट के बाद में क्या आता है बेटा जी, असेट, असेट के बाद में क्या आता है बेटा जी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बाद में क्या आता है, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के बाद में क्या बेटा जी, नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फिर पैरा 46 बोलता है कि आपको क्या करना है, रिकंसिलेशन। द ग्रेट न्यूज इज इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, सेगमेंट या डिवीजन, फिर इंटर सेगमेंट, और फिर आगे क्या लिख दोगे, कंसोलिडेटेड टोटल। इज दैट ओके? रेवेन्यू के केस में आप क्या करोगे, इंटर सेगमेंट को क्या करोगे, एक दूसरे के साथ कैंसल, और रेवेन्यू दिखाते वक्त दोनों दिखाना, एक उसके एक्सटर्नल रेवेन्यू और उसकी टोटल रेवेन्यू। तो इधर टोटल, ये देखो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दिखाया, ये एक्सटर्नल बन गया ना, और एक उसका इंटर सेगमेंट सेल। कुल मिलाकर मुझे कोई लेना देना नहीं उसमें, मैं आपको बता रहा हूं टोटल दिखाओ और एक्सटर्नल दिखाओ, और जो इंटर सेगमेंट है वो नलिफाई कर दो। तो अभी फॉर्मेट में क्या हुआ, इंटर सेगमेंट सेल में किसी तरीके से माइनस होगा, एग्रीड। फिर क्या लिखोगे बेटा जी आप, रिजल्ट, एग्रीड। रिजल्ट में और कुछ नहीं करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको ये रिकंसिलेशन देना है, तो जो कुछ भी एचओ के एक्सपेंसेस है वो उस रिजल्ट में से माइनस करने पड़ेंगे, और वो टोटल कॉलम में से होगा क्योंकि वो रिकंसिलेशन देना होगा। रिजल्ट के बाद में आपकी असेट्स आएगी, असेट्स को लिख देना यस और नो। जो एचओ के असेट एलोकेटेड होगी या जो एचओ की असेट्स होंगी उसको क्या कर देना, रिकंसिलेशन में दिखा देना, से यस। राजा बेटा जी फिर आपको क्या दिखाना है, सेगमेंट लाइबिलिटीज। अगर एचओ की कोई लाइबिलिटीज है तो रिकंसिलेशन में दिखा देना, ऐड कर करके ये टोटल लाइबिलिटीज आ रही। फिर कौन सा रहा बेटा जी, फिफ्थ सेगमेंट लाइबिलिटीज हो गई। फिर फिक्स्ड एसेट दिखानी पड़ेगी, फिक्स्ड एसेट दिखा देना, और बेटा जी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो है नहीं और बाकी का कुछ है नहीं, एग्रीड। अब बेटा जी ये तो हो गया बिजनेस सेगमेंट के लिए, और ये बिजनेस सेगमेंट इस बार कौन सी आइडेंटिफाई की गई है, प्राइमरी सेगमेंट, यस और नो। अगर सेकेंडरी सेगमेंट है, राइट, हर एक बिजनेस में दो टाइप की सेगमेंट हो सकती है, एक प्राइमरी और एक बिजनेस सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट और एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अब जो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है उसको हम होम सेल्स, राइट, जो भारत के अंदर सेल किया डोमेस्टिक, फिर एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट टू रवांडा और एक्सपोर्ट टू मालदीव्स। मतलब हमने क्या, ज्योग्राफी वाइज सिर्फ सेल्स देना है। तो ध्यान से सुन लेना, जब कभी भी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन देते हो तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिखाना पड़ता है, सेल्स, और वो ज्योग्राफी के हिसाब से दिखाना है। सो ये देख लो बेटा जी सेकेंडरी सेगमेंट की इंफॉर्मेशन, सेगमेंट रेवेन्यू बेटा जी फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, ये सबसे प्राइमरी चीज है और आपको वो दिखाना है, बाकी का चीज मत पढ़ना, परेशान हो जाओगे। सो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है बेटा जी आपको, सिर्फ सेल्स। अगर आपको ये बात पता चले सर डेप्रिसिएशन आए तो क्या करना पड़ेगा, सर टोटल लेंगे या, देखो डेप्रिसिएशन आए तो सेगमेंट का डेप्रिसिएशन लोगे, उसको क्या करोगे, फिर जो आउटर कॉलम में लोगे, फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, एचओ की एसेट का डेप्रिसिएशन, इन दोनों को ऐड कर दिखा दोगे टोटल डेप्रिसिएशन। मतलब एक कॉलम में आएगा, इधर देखो ऐसा, इधर आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, ये टोटल आ जाएगा क्या। फिर आप क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑफ एचओ, और वो इधर लिख दोगे डेप्रिसिएशन ऑफ एचओ, ये रिकंसिलेशन आइटम होगा, इधर आएगा और ये टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सही है बेटू, जैसे ये किया ना देखो अनअलोकेटेड, ये इधर लिखा, फिर इसकी टोटल लिख दी, वैसा डन। अब मेरे रसगुल्ले बताओ, ठीक है रेगुलर बैच में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि मैं उस समय इस लॉजिक से जाता हूं कि सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें यह स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ टफ लग सकता है जब आप इसकी थ्योरी को रटोगे। अब मुझे रेगुलर बैच में पढ़ाना पड़ेगा व्हाट इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट, व्हाट इज प्राइमरी सेगमेंट, बट आपको याद है मैंने कहा था
कि इसके डेफिनेशन पर मैं आऊंगा लास्ट में। और अब तुमको पता चल गया कि मुझे क्वेश्चंस तो सारे आ गए, अब वो अगर आए या नहीं आए इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेरिट रैंकर्स भी स्ट्रेटेजी में इन क्वेश्चंस को ज्यादा परफेक्ट करेंगे, राइट। और अगर मान लो उस थ्योरी पर क्वेश्चन आ गया तो कोई भी परफेक्ट नहीं रहेगा, सबके आंसर कच्चे पक्के ही रहेंगे। बट जब तुम सब करने की कोशिश करते हो तब तुम फंसते हो। जीवन में वही जीतता है जो स्ट्रेटेजी पे खेलता है। जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट होते हैं उनको एनालिसिस आती है, सभी शेयर्स के एनालिसिस नहीं रहती। सेक्टर बाय सेक्टर उनके पास कमांड रहती है और वो सेक्टर सफिशिएंट है उनके लिए, उनको जिताने के लिए। सभी का करने जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। आई कैन नॉट टीच ऑल द सब्जेक्ट्स एंड इफ आई टीच ऑल द सब्जेक्ट्स द क्वालिटी इज गोइंग टू गो डाउन। क्लैरिटी आ रही है? सीए स्टूडेंट्स के विद्यार्थी जीवन में तुमको आइडिया नहीं है कि व्हाट आर यू अचीविंग। भेंडी 6 सब्जेक्ट पढ़ना कोई फैकल्टी नहीं पढ़ सकता। मैं बकवास बात नहीं कर रहा हूं। सभी फैकल्टी एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है इसलिए डिंगे हाँक सकता है, बट जब उसको पढ़कर पेपर देने के लिए बोलेंगे ना तो शायद आनंद भांगड़िया विल फंबल इन थ्योरी सब्जेक्ट। डू यू रियलाइज दिस? सो गो बाय द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डू दैट एंड व्हाट एवर इज द थ्योरी। अब इसकी थ्योरी कच्ची पक्की करेंगे तो भी चलेगा। और मेरा भरोसा मानो, जो आपको टेक्स्ट बुक दी है इस टेक्स्ट बुक में उसकी थ्योरी शुरुआत में दे दी है। ये एक हाथ 2 बार भी पढ़ लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, और उसको रटते बैठोगे तो फिर तो रहोगे। ठीक है, अभी आपकी एक वो क्वेरी सॉल्व कर देता हूं सर, 75% वाला बता दो, तो वो समझाने की कोशिश करता हूं विद एन एग्जाम्पल, फिर आप आगे देखो। ठीक है, तो मान लो एक सेगमेंट है बेटा, ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी और सेगमेंट ई। मैं इधर रेवेन्यू लिख रहा हूं बेटा जी, एक्सटर्नल लिख रहा हूं और इंटरनल लिख रहा हूं। मैंने लिखा इंटरनल 1000 और एक्सटर्नल लिखा 20। मैंने एक्सटर्नल लिखा इधर 100 और इंटरनल लिखा 200। फिर मैंने सेगमेंट सी का लिखा 100 और इधर लिखा 5 और इधर लिखा 70 और इधर लिखा 1, इधर लिखा 30 और इधर लिखा 2। ऐसा कोई भी डेटा हो सकता है। अब बेटा जी टोटल सेगमेंट कितना हो गया? सो बेटा जी 1020, अच्छा इधर 1020, 300, 105, 71, 32। Now if I take up the total, it is how much? 1020 plus 300 plus 105 plus 71 plus 32। तो कितना आ गया? 1528। एग्रीड? अब बेटा जी 1528 का थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया कितना बना? 152। सो पहला वाला रिपोर्टेबल है, यस। दूसरा वाला रिपोर्टेबल है, यस, बट सेगमेंट सी, डी एंड ई आर नॉट रिपोर्टेबल। अब 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया कैसे हिट हो रहा है? 2 सेगमेंट रिपोर्टेबल है, ए और बी, मतलब तीनों क्राइटेरिया होने के बाद की बात बता रहा हूं। तीनों क्राइटेरिया हो गए, तीनों क्राइटेरिया होने के बाद में आपके कुछ रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेंगे टोटल। उन सभी सेगमेंट को मिलाकर आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू कम से कम 75% रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्टेबल बननी चाहिए। सो अभी इधर आप देखोगे तो एक्सटर्नल रेवेन्यू कितनी रिपोर्ट हो रही है? 20 और कितनी? 100। बट टोटल एक्सटर्नल कितना है? इज इट 300? 320 है क्या? 320 का 75% 240 आ रहा है। बेटा जी आपकी रिपोर्टेबल कितनी हो रही है? सिर्फ 120। सो देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई मोर सेगमेंट so that at least 75% of the external revenues are reportable। अब वो सेगमेंट कौन से आइडेंटिफाई करना है? दैट इज एट द मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन। मैनेजमेंट को जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट लगती है वो रिपोर्ट करेंगे। अप्रिशिएट दिस। समझ में आया? ये कौन से बच्चे को क्वेश्चन था? अक्षर गुप्ता, ये समझ में आया कि बता बेटा मुझे? मैत्री कोठारी, ये समझ में आया? और एक कौन था? मानस, हे लक्षात आलंय का सांगा मला? ला 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 ला। और तुमको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फिर A17 को हम बाय बाय बोल सकते हैं?
ये 17 कर लोगे? अभी टफ लगता है 17? अच्छा, उसकी थ्योरी पढ़ने की है, पढ़ने की है, बट खुद को समझाओ सीए कोर्स से सब कुछ नहीं आएगा तुमको करते, इट इज इम्पॉसिबल। 12th के साथ कंपेयर करना भगवान के लिए बंद करो। समझ आ रही बात? दिन में आनंद भांगड़िया ये आंसर्स इसलिए दे सकता है क्योंकि दिन भर और कितनी सारी बैचेस पढ़ा दिया, तब उसको जाके बोलने को आता है। तुम मेरे साथ में भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो तुमको करना क्या रहेगा? अगर आप इसमें पास होना चाहते हो तो पहले स्ट्रैटेजी पर काम करो, जो रिपीटेडली आता है पहले वो परफेक्ट हो जाए। ओके? और आपके पास अभी तो कितना डेटा बैंक है यार, 10-10, 15-15 पेपर्स पड़े हुए मेरे पास। तो उस पैटर्न को स्टडी कर लो, उसके बेसिस पर पढ़ाई कर लो, थिंग्स आर ऑल ओके। यस सर, गॉट इट। ओके मैत्री, गॉट इट। ओके ओके ओके, ठीक है। सो इसी के साथ सेगमेंट रिपोर्टिंग को बाय बाय बोलेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ये बाय बाय बोल, इसको बंद कर।